हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज आपसे बात करूँगा बेलारूस के बारे में। बेलारूस पूर्वी यूरोप का एक देश है। इसे यूरोप्स लास्ट डिक्टेटर यानी कि यूरोप का आखिरी तानाशाह देश भी कहा जाता है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि इन दिनों किस तरह से बेलारूस के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ के प्रमुख अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा वहाँ की लोगों की भीड़ को और प्रोटेस्ट को किस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। बेलारूस के सत्ता प्रमुख तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वहां चलने वाले प्रोटेस्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं बेलारूस को। तो आइए अब हम बात करते हैं बेलारूस के कुछ बेसिक से फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बेलारूस एक पूर्वी यूरोप का देश है जिसकी सीमाएं लिथुआनिया, लातविया, रसिया, यूक्रेन और पोलैंड से मिलती हैं। बेलारूस का क्षेत्रफल 2,07,595 किलोमीटर स्क्वायर है, जहां पर लगभग 94,48,000 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो बेलारूसियन और रसियन है। इसके अलावा वहां पर पोलिश, यूक्रेनियन और यिडिश आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। इंडिपेंडेंस, अगर हम बेलारूस के इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये रसिया से 25 मार्च 1918 को आज़ाद हो गया था, मगर फिर ये यूएसएसआर का हिस्सा रहा और 25 अगस्त 1991 को यूएसएसआर के टूटने के बाद अलग देश बन गया और इसने 1994 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कि एक फेडरल सोशलिस्ट स्टेट था और 1922 से 1991 तक रहा। बेलारूस की जीडीपी की बात करें तो $60 बिलियन है, जिसका 28.1% इंडस्ट्री से और 8.4% एग्रीकल्चर से और बाकी अन्य सेक्टर से आता है। बेलारूस की करेंसी बेलारूसियन रूबल है, जिसके एक रूबल में 100 यूपेक्स होते हैं। दिस इज द फ्लैग ऑफ बेलारूस, जिसे 7 जून 1995 को अडॉप्ट किया गया था। एम्बलम, जिस दिन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था उसी दिन बेलारूस की एम्बलम को भी अडॉप्ट किया गया था और इसे फिर 2012 और 2020 में मॉडिफाई किया गया, जिसमें ग्लोब, राइजिंग सन, आउटलाइन मैप ऑफ बेलारूस को दर्शाया गया है। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, जो कि बेलारूस की सबसे बड़ी सिटी है। यहाँ पर रेड चर्च, नेशनल ओपेरा एंड बैलेट थिएटर और इंडिपेंडेंस स्क्वायर काफ़ी महत्वपूर्ण देखने लायक स्थान है। बेलारूस में लेजिस्लेटिव नेशनल असेंबली है और जैसे कि भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही बेलारूस में भी अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं। अपर हाउस में काउंसिल ऑफ रिपब्लिक, जिसमें 64 सीट्स हैं, और लोअर हाउस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि 110 सीट्स हैं। बेलारूस में मेजॉरिटी में बेलारूसियन है, जो कि 83.7% हैं और वहाँ के मूल निवासी हैं। ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। इनकी दुनिया में टोटल आबादी की बात करें तो 10 मिलियन के आसपास हैं, जिसमें से 8 मिलियन केवल बेलारूस में ही रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर रसियन 8.3% और पोल्स 3.1% और इसके अलावा अदर्स लोग रहते हैं। टूरिज्म इन बेलारूस, बेलारूस टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही अहम कंट्री है। यहाँ पर देखने लायक, घूमने लायक बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बेलवेज कायापूसा पार्क की, जो कि 1500 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और पुराने ओक के पेड़ों के लिए बहुत ही मशहूर है। इसे 1992 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। यहाँ पर मुख्य रूप से यूरोपियन बिसन, वाइल्ड बोर, सेमी वाइल्ड हॉर्सेज आदि जानवर पाए जाते हैं। ब्रासलेव लेक एरिया, ये बहुत सारी झीलों का एक विस्तृत एरिया है। ये 70,000 हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 झीलें हैं और इनमें सबसे बड़ी झील 36 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। मीर कास्टल, ये एक 16वीं शताब्दी का ऐतिहासिक किला है, जो कि हरोडना वोब्लास्ट डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। म्यूजियम ऑफ ग्रेट पैट्रियोटिक वार, इस म्यूजियम में बेलारूस की हिस्ट्री, ग्रेट पैट्रियोटिक वार जो कि 40 के दशक में हुआ था, और वर्ल्ड वार सेकंड से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। 20वीं सदी की खूनी जंगों की कहानी बयान करने वाला ये म्यूजियम दुनिया का पहला और सबसे बड़ा वॉर म्यूजियम है। इसमें 24 एग्जीबिशंस हॉल में लगभग 1,42,000 आर्टिकल मौजूद हैं। कि एक हॉल में बड़ी सी एलसीडी को 40,000 से ज़्यादा वॉर टाइम की तस्वीरों को प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है, जहाँ पर वो तस्वीरें प्रदर्शित होती रहती हैं। ब्रास हीरो फोर्ट्रेस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, ये भी वॉर के हीरोज़ और वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए बनाया गया मोनूमेंट है। द नेशनल पार्क प्रिपियाट्स्की, ये प्रिपियाट नदी के किनारे पर है और इसे
बेलारूस की अमेज़न भी कहा जाता है। ये पार्क बर्ड वॉचर के लिए पैराडाइज यानी कि स्वर्ग के समान है। यहाँ पर 250 से अधिक प्रकार की पंछियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सर्कस इन बेलारूस। बेलारूस का सर्कस भी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। ये सर्कस 1941 से दुनिया में फेमस है। यहाँ पर 34,000 विजिटर हर साल आते हैं। तो आइए अब हम अंत में बात करते हैं बेलारूस में चलने वाले प्रोटेस्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेलारूस में 1994 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद फिर 1994 में ही वहाँ पर चुनाव हुए थे, जिसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको तब से लेकर आज तक वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि कोई भी प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही रह सकता है, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको सत्ता में आने के बाद उन्होंने संविधान को ही बदल दिया और वो तब से लेकर अब तक वहाँ पर 5 टर्म प्रेसिडेंट की कंप्लीट कर चुके हैं और 6ठी टर्म के लिए अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें वो चुने गए हैं। बेलारूस में जब भी चुनाव होता है तो वहाँ पर अक्सर प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही हर बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इलेक्शन में जो कोई भी उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़ा होता है, ये उस पर मुकदमा चलाकर या तो जेल में डलवा देते हैं या फिर चुनावों को गलत तरीके से करवाकर रिजल्ट को अपने पक्ष में कर लेते हैं। इस बार भी चुनाव शुरू होने से पहले से ही वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसे नाम दिया गया था स्लीपर रेवोल्यूशन और एंटी कॉकरोच रेवोल्यूशन, जिसका मतलब ये था कि कॉकरोच जो कि सत्ता पर काबिज हो गया है उसको स्लीपर से यानी कि चप्पलों से मार मार कर नीचे उतारना और बेलारूस में डेमोक्रेसी लाना। इस बार के इलेक्शन में भी उनके अपोजिशन में खड़े थे शारेही सिखानोव्स्की, लेकिन चुनाव होने से कुछ समय पहले ही उन पर एक मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में डलवा दिया गया, जबकि जनता का उन्हें काफ़ी सपोर्ट था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट बढ़ गया। लेकिन फिर उनके जेल में जाने के बाद उनकी वाइफ स्वेतलाना तिखानोवस्काया उनके स्थान पर खड़ी हो गई। उन्होंने फिर मिन्स्क में रैलियां की, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए। जनता का फुल सपोर्ट स्वेतलाना तिखानोवस्काया के साथ था, जबकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको की रैलियों में लोगों की भीड़ बिल्कुल नहीं थी और सबको यकीन था कि स्वेतलाना तिखानोवस्काया ही जीतेंगी। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया और वहां पर सड़कों पर पुलिस को लगा दिया गया। और रिजल्ट आने पर जब पता चला कि 80% वोट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मिले हैं और 9 से 10% के आसपास ही स्वेतलाना तिखानोवस्काया को मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर चुनाव में धांधली की गई थी। और जब वहाँ पर लोगों की उम्मीद के खिलाफ रिजल्ट आया तो लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट को और बढ़ावा दे दिया और लोग सड़कों पर निकल आए। लोग डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे। स्वेतलाना तिखानोवस्काया को डर था कि कहीं उन्हें भी जेल ना भेज दिया जाए, इसलिए वो वहाँ से निकलकर लिथुआनिया में चली गई और वहाँ से उन्होंने फिर वीडियो जारी की। Я думала, что вся эта компания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Дети — это самое важное, что есть. अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तानाशाही इतनी अधिक बढ़ गई है कि वहाँ की मीडिया पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। वहाँ की मीडिया को वो प्रोटेस्ट को कवर करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करने वाले इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल जैसे कि BBC, अल जज़ीरा आदि के रिपोर्टर्स को भी बेलारूस से वापस जाने के लिए कह दिया गया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन भी इनके खिलाफ हो गया है, जबकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका तो पहले ही इनसे कई बार खिलाफ हो चुका है। लेकिन रूस का सहयोग अलेक्जेंडर लुकाशेंको को हमेशा से मिलता रहा है और इस प्रोटेस्ट को भी ख़त्म करने के लिए व्लादिमीर पुतिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको का सहयोग करने के लिए कई बार कह चुके हैं। अब वहाँ पर डिक्टेटरशिप ही रहती है या फिर डेमोक्रेसी आ जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब वहाँ जो कुछ भी होगा देखेंगे क्या होता है, और इस बारे में हम कभी आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। Thank you for watching. Please like and share this video and subscribe my channel and press the bell icon. और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये वीडियो।